18वीं लोकसभा चुनाव में जनता के बड़े हिस्से ने जिस तरह से सामाजिक न्याय के मुद्दे को प्रमुख प्रश्न में तब्दील किया है, उससे अब साफ हो गया है कि आने वाले समय में जाति जनगणना को ज्यादा देर तक रोक के नहीं रखा जा सकता। जाति जनगणना भारतीय समाज के कई तालों को खोलने वाली चाबी साबित हो सकती है। जाति जनगणना का सवाल एक बार फिर से राजनीतिक बहसों के केंद्र में आ गया है और यह अब जन मुद्दे में तब्दील हो रहा है। एक मैगजीन के सर्वे के मुताबिक 70% जनता अब जाति जनगणना के पक्ष में खड़ी है। जन दबाव के चलते विपक्ष इस मुद्दे को बार बार तो उठा ही रहा है, पर अब सत्ता पक्ष पर भी दबाव कई गुना बढ़ गया है। आरएसएस को जाति जनगणना के पक्ष में बेमन से बात करनी पड़ रही है। अनुमानतः 2025 में आम जनगणना करानी पड़ सकती है। माना जा रहा है कि इस तरह संघ के रवैये को देखने के बाद अब सरकार भी जाति जनगणना के पक्ष में जा सकती है। बता दें कि जनगणना 2021 में ही शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे टालना पड़ा था। अब संसद में महिलाओं को मिले 33% आरक्षण को लागू करने के लिए भी जनगणना के आंकड़े जरूरी हैं। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य है जहां जातिगत जनगणना कराई गई और फिर उसके आधार पर ही आरक्षण की सीमा को भी बढ़ा दिया गया। यह काम नीतीश कुमार की सरकार ने कराया था और वह अब भाजपा के साथ गठबंधन में है। केंद्र सरकार भी उनके सहयोग से चल रही है और राज्य में भी भाजपा और जेडीयू साथ हैं। कई बार जेडीयू की ओर से जातिगत जनगणना की मांग की जाती रही है। इसके अलावा चिराग पासवान ने भी पिछले दिनों ही इसकी डिमांड की थी। कांग्रेस, सपा, आरजेडी समेत देश के तमाम बड़े राजनीतिक दल यह मांग लगातार उठा रहे हैं। अब खबर है कि मोदी सरकार भी इस विकल्प पर विचार कर रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जनगणना के लिए काम शुरू हो चुका है और जल्द ही इसकी प्रक्रिया का आधिकारिक ऐलान होगा। अभी सरकार इस बात को लेकर भी मानसिक रूप से तैयार है कि यदि जरूरी होगा तो जाति का कॉलम भी जनगणना के फॉर्म में दर्ज किया जाएगा। कहा जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व और मोदी सरकार का बदला हुआ रुख आरएसएस के स्टैंड के चलते भी है। आखिर देश में जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों है? क्या जातिगत जनगणना कराना जरूरी है? चलिए हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में ये तर्क है कि 1951 से एससी और एसटी जातियों का डेटा जारी होता है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों के आंकड़े नहीं आते। इस कारण ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल है। 1990 में केंद्र की तब की वीपी सिंह की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। इसे मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। इसने देश में ओबीसी की 52% आबादी होने का अनुमान लगाया था। हालांकि मंडल आयोग ने ओबीसी आबादी का जो अनुमान लगाया था उसका आधार 1931 की ही जनगणना थी। मंडल आयोग की सिफारिश पर ही ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। जानकारों का कहना है कि एससी और एसटी को जो आरक्षण मिलता है उसका आधार उनकी आबादी है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण का कोई आधार नहीं है। भारत में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी। उस समय भारत की आबादी 25 करोड़ 38 लाख थी। तब से ही हर 10 साल पर जनगणना होती है। आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी 121 करोड़ से ज्यादा थी। 2001 से 2011 के बीच भारत की आबादी 18% के आसपास बढ़ गई थी। इसमें 96 करोड़ 63 लाख हिंदू और 17 करोड़ 22 लाख मुस्लिम है। भारत की कुल आबादी में 79.8% हिंदू और 14.2% मुस्लिम है। इनके बाद ईसाई 2 करोड़ 78 लाख जो 2.3% है और सिख 2 करोड़ 8 लाख जो करीब 1.7% है। बाकी बौद्ध और जैन धर्म को मानने वालों की आबादी 1% से भी कम है और अभी भारत की आबादी 141 करोड़ होने का अनुमान है। नए आंकड़े नहीं होने के कारण सरकारी एजेंसियां अब भी 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही नीतियां बना रही हैं और सब्सिडी आवंटित कर रही हैं। अगर आप भी जाति जनगणना कराने के पक्ष में हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।